हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में और उनकी रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए मेटल्स के बारे में हम देख लेते हैं। मेटल्स तो सबको पता ही होगा, जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, ये सब चीज़ें जो कि सॉलिड्स होते हैं मेटल्स। ठीक है, तो आइए हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, एंड मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ देयर एटम्स हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है उनकी थर्मल कंडक्टिविटी, कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, क्योंकि हीट भी बहुत अच्छे से होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाहर धूप में, जब गर्मियों में बाहर बेंचेस वगैरह होते हैं तो वो बहुत जल्दी वार्म अप हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो गर्म हो जाते हैं, राइट? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है कि उनको हम डिफरेंट शेप्स में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी मीन्स मेटल्स कैन बी हैमर्ड, rolled or pressed into the thin sheets। वेरिएबिलिटी मतलब एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ताकि वो शीट्स में कन्वर्ट हो सके, उस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, जो कि हम नॉर्मली अपने घरों में भी यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा होगा। तो ये उसकी जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि एक मेटल थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होती है? Ductility is a property by which a metal can be drawn into wires। डक्टिलिटी मतलब जब मेटल वायर की फॉर्म में जो अगर कन्वर्ट हो सकता है तो उसको हम डक्टाइल मेटल बोलते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम इन दोनों का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये भी मेटल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। और एल्यूमिनियम वायर्स तो सबने देखी होगी। ठीक है, तो ये हो गई डक्टिलिटी। नेक्स्ट इज लस्ट्रस। लस्टर तो पता ही होगा कि लस्टर मतलब शाइनी। मेटल्स की प्रॉपर्टी जिससे कि वो शाइन करते हैं उसे लस्ट्रस, उसे लस्टर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब कैसे होते हैं? लस्ट्रस भी होते हैं, और ये मेलिएबल भी होते हैं, है ना? इससे हम इनको हैमर करके हम कुछ भी शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल भी होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ा, जो कि शाइनी होते हैं, यानी कि लस्टर्स होते हैं, मेलेबल होते हैं, कि उनको हम इजिली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, एंड सोनोरस, यानी कि वो साउंड भी मेक करते हैं, मतलब साउंड भी निकालते हैं जब हम उनको बजाते हैं। तो सबने देखा ही होगा कि जैसे कि आयरन जो है, उस पर अगर हम कुछ चीज़ मारते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, डेंस होते हैं, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोज क्लोज होते हैं। ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि लिक्विड्स में जो है वो थोड़ा सा स्पेस होता है, और गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डक्टाइल होते हैं, यानी कि वायर्स में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हो, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन फिलामेंट का। टंगस्टन जो कि जो फिलामेंट वाले बल्ब्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट लगता है उसको टंगस्टन बोलते हैं, तो उसका बॉइलिंग, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है टंगस्टन का। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। ओके, अब कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, जो हमने भी पीछे पढ़ी उसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की मेटल्स की, हमने अभी मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सबसे ज़्यादा टंगस्टन का। ठीक है, जो बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, विच मेक देम हाई टेम्परेचर, विच मेक देम सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, यानी कि टेम्परेचर रेसिस्टेंट हो जाते हैं, कि मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इनको डेली लाइफ की चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंजन के पार्ट्स बनाने के लिए, कि मतलब इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन ये जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है मेटल्स का, तो हम इसे इंजन वगैरह में के पार्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुकवेयर में, इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, की मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, इसलिए तो जैसे एल्यूमिनियम हमें पता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एल्यूमिनियम से हम यूटेंसिल्स भी बनाते हैं। ठीक है, बर्तन भी बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम से। ठीक है, make them ideal for structural material like steel for buildings and bridges। तो इन सब चीज के लिए metals यूज होते हैं, because metals बहुत strong और hard होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सोनोरिटी, मीन्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। दिस इज व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक बेल्स। बेल्स तो सबने देखी होगी, है ना?
तो ये सब चीजें मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करता है मेटल, ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी, ये भी हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स जो होते हैं मतलब उसके बहुत क्लोज होते हैं, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन देम, दे आर वेरी डेंसर, मोस्ट मेटल्स हैव हाई डेंसिटी meaning they are heavy for their size. This is the reason why the metals like the lead and gold are commonly used in application requiring weight, ठीक है। इसलिए मेटल से जो है वेट भी बनाया जाता है बिकॉज बहुत डेंस होते हैं, इनके पार्टिकल्स बहुत डेंसर होते हैं। कोरोजन रेसिस्टेंस, मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम जो होते हैं वो कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं, इनमें जंग नहीं लगता। लेकिन कुछ मेटल होते हैं जैसे हमें आयरन, हमें पता है उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, लेकिन मतलब हाँ इनकी प्रॉपर्टी जो है मतलब सिर्फ गोल्ड और प्लैटिनम जो है जिनमें की जंग नहीं लगता, बाकी सिल्वर भी में भी कोरोजन लगता है, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर उसके ऊपर हो जाती है, जम हो जाती है, ठीक है। और जो कॉपर होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है, ठीक है। तो ये मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, लेकिन गोल्ड एंड प्लैटिनम जो मेटल है वो कोरोजन रेसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये आप दोनों चीज़ों के लिए लिख सकते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जैसे कि आयरन उनमें रस्ट लग जाती है, ठीक है। ओके, तो मेटल्स के बारे में मतलब उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो हमने जान ली, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, है ना, जो हमने सोनोरस प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्ट्रेंथ हो गई, ये सब चीज़ें फिजिकल में आ जाती है। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाती है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी, है ना, ये सब चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं और हो सकता है कि वो सॉलिड ना भी हो, जैसे कि हमें क्या बोलते हैं, डायमंड के बारे में तो सबको पता है कि कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। कार्बन के बारे में पता है, ये भी सॉलिड होता है। लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इतने मतलब सॉफ्ट होते हैं कि वो नाइफ से भी उसको काट सकते हैं, जैसे कि सल्फर, ठीक है। और ये जो सल्फर होता है इसको बाहर भी नहीं रखा जाता है, इसको एक मतलब ग्लास के अंदर रखा जाता है, ठीक है, केमिकल के अंदर, बाहर इसको रखेंगे तो ये जल जाता है, इतने मतलब सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ थोड़े स्ट्रॉन्ग भी होते हैं इनमें, ठीक है। तो आइए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। Okay. So non-metals are the elements that generally lack the property of metals. मतलब वही नॉन मेटल के बारे में लिखना है तो मेटल की बिल्कुल अपोजिट हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती एंड दे आर फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल होता है आपको उसके राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। दे एक्सिबिट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेटल्स। अब मेटल्स से बिल्कुल उल्टा इनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट वेल बिकॉज दे डू नॉट हैव द फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब वही उसके बारे में हमने लिखा था मेटल्स के बारे में कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, उसके अपोजिट लिख दो कि यहाँ पे क्योंकि इनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, सिंपल। अब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं रबर एंड प्लास्टिक, ठीक है, एंड आर यूज फॉर इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन के लिए भी ये यूज होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, सल्फर है, हेमाटाइट है, और ये देखिए यहाँ पे सिलिकॉन, जो हमारी जो क्या बोलते हैं, जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं उनमें सिलिकॉन चिप्स लगी होती हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन कहते हैं नॉन मेटल है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ब्रिटलनेस, ब्रिटल यानी कि कोई जो मेटल्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे तो उसके अपोजिट में होते हैं नॉन मेटल्स, ये कैसे होते हैं, ब्रिटल, ब्रिटल यानी कि बहुत नाजुक होते हैं ये, ठीक है। मोस्ट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मोस्टली, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस किया था नॉन मेटल की स्लाइड में, कुछ जो नॉन मेटल्स होते हैं बहुत ब्रिटल होते हैं, यानी कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कैसे होते हैं, थोड़े से मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, ठीक है, लाइक डायमंड एंड कॉपर, ठीक है। तो brittle, no, most non-metals are brittle and break or shatter easily when solid, unlike metals that can be hammered into different shapes. ठीक है। Next है low melting and boiling point. Non-metals generally have the lower melting and boiling point as compared to metals. ओके, बट मेटलॉइड से ज्यादा होता है इनका, है ना, मतलब सॉरी, मेटलॉइड्स जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज वाई सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। अब देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि गैस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स जितने भी होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स हमने अभी देखा कैसे हो गए, थोड़े थोड़े सॉलिड भी होते हैं, कोई कोई मतलब बहुत सॉफ्ट भी होते हैं और कोई कोई गैसेस भी होते हैं, ठीक है। और इनकी अपीयरेंस कैसे होती है, डल होती है। उसमें हमने पढ़ा था कि मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, डल होते हैं। नॉन मेटल्स यूजुअली लाइक द शाइन metallic luster that metals have. They appear dull or non-reflective in their natural state. Okay. Low density.
नॉन मेटल्स टिपिकली हैव द लो डेंसिटी, मतलब उनके पार्टिकल्स होते हैं डेंसर नहीं होते, उनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि नॉन मेटल्स होते हैं गैसियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, तो उसके पार्टिकल्स तो और दूर दूर होंगे। ठीक है, मीनिंग दैट दे आर लाइटर देन मेटल्स। फॉर एग्जांपल गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी लाइट एज कम्पेयर टू द सॉलिड मेटल्स। और सोनोरिटी बस उसका अपोजिट लिख देना है मेटल्स का। ठीक है, नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस द साउंड, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते, जब चाहे इनको किसी भी चीज से आप मार लो, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, ओके आगे देख लेते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन कैसे होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे जो है इस तरफ जो है ये मेटल्स हैं, सोडियम कैल्शियम, नीचे जाएंगे तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, और इस तरफ है नॉन मेटल्स। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर, तो इनकी इनकी रिएक्टिविटी नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होती रहती है। अब हम इसको आगे की स्लाइड में भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप इनको याद कर लेना बिकॉज मतलब सीक्वेंस वाइज आप इसको याद कर लेना बिकॉज एग्जाम्स में पूछी जाती है। आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब रिएक्शंस, अब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे मेटल्स का बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ, फिर नॉन मेटल्स का रिएक्शन पढ़ेंगे बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो MON की मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मैग्नीशियम एंड जिंक, these elements do not react with oxygen, लेकिन ये अच्छा ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इनको थोड़ा हीट करेंगे तभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन बनाएंगे ये भी मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, मैग्नीशियम एंड जिंक। और आयरन का तो हमें पता ही है कि आयरन में रस लग जाती है, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करता है तो आयरन में रस लग जाती है। ठीक है, तो Fe को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो Fe2O3 बनता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज स्लोवर एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, लेकिन ये रिएक्शन जो होती है स्लोवर होती है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड outside layer when it reacts with the oxygen which prevent further oxidation। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड बना देता है। ठीक है, एंड कॉपर, कॉपर भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और कॉपर कॉपर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, कॉपर भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ओके, अब हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन एक और सब्सटेंस आता है अब, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जो एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट सम मेटालिक ऑक्साइड शो एसिडिक एज वेल एज द बेसिक नेचर्स, मतलब ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं उनको बोलते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देख लेना इस स्लाइड को। एंड एम्फोथेरिक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, एग्जीक्यूट द कार्बन, तो वही एम्फोथेरिक ऑक्साइड होता है जिसमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ये एक्चुअली एक मेटल ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसमें है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोथेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल है। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। एसिड में किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और बेस में किसके साथ रिएक्ट करता है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, अब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, HCl के साथ रिएक्ट किया तो AlCl3 एंड 3H2O, वाटर यहाँ पे से अलग निकलेगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा ये। ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि NaOH के साथ, तो क्या होगा Al2O3 प्लस 2NaOH, और वाटर हमें से देना पड़ेगा तो बनेगा NaElO2 प्लस 3H2O, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे इसने बना दिया है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नाम आप लिख सकते हैं जब भी आपसे एल्फोथिलिक ऑक्साइड के बारे में पूछा जाए तो। ठीक है, ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने वो पढ़ा था ना कि सॉरी अच्छा जिंक और मैग्नीशियम के बारे में हमने पढ़ा था कि जिंक और मैग्नीशियम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल ऑक्साइड तो बनाते हैं लेकिन उनको हीट करना पड़ता है, तो उनमें से ही जो जिंक होता है वो एम्फोथेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, द जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेस, तो इसका भी रिएक्शन आपकी याद कर लेना, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रिएक्शन है इनकी। ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस 2HCl that will to ZnCl2 जिंक क्लोराइड बना दिया, और वाटर। जब यहाँ पे हमें एक कॉमन चीज देखने को मिली है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर जिंक ऑक्साइड जब HCl के साथ यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो क्या रिलीज कर रहे हैं, वाटर। और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें उनको वाटर सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, बस ये बस एक वो है। ठीक है, ये कॉमन चीजें हैं तो ये रिएक्शन आप याद कर लेना। ओके, तो अब हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ ली ऑक्सीजन के साथ, अब हम पढ़ेंगे मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ।
ठीक है। मेटल्स कैन रिएक्ट विद द वाटर इन द डिफरेंट वेज। फर्स्ट, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स मतलब सोडियम, पोटेशियम, ये ठीक है। दीज मेटल इंक्लूडिंग अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दे रिएक्ट विद वाटर विग्रसली, यानी कि बहुत मतलब बहुत विग्रसली, बहुत एक्सप्लोसिव तरीके से वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जब भी रिएक्ट करेंगे तो आपको बबल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत विग्रसली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत ईगरली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आपको इसको एक्सटर्नली कुछ भी चीज़ अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाटर के साथ ही अपने आप ही रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे कि सोडियम है। सोडियम, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सोडियम ऐसा मेटल होता है जिसको मतलब इसको हम नाइफ से भी काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट मेटल होता है ये सोडियम, ठीक है। तो ये जब वाटर, इसको एक ग्लास कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको बाहर निकालेंगे ना तो मतलब रिएक्शन कर लेगा और मतलब जल जाएगा, मतलब ठीक है, रिएक्ट कर लेगा ये ऑक्सीजन के साथ। तो इसको जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत विगरसली ये NaOH फॉर्म करता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैसेस में रिलीज होती है। मैंने अभी आपको बोला ना विगरस रिएक्शन होती है कि मतलब बबल्स फॉर्म होते हैं, गैसेस रिलीज होती हैं, तो हाइड्रोजन गैसेस में रिलीज होती है, ठीक है। तो ये है बात हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। अब हम बात करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, है ना। हाईली रिएक्टिव की कैटेगरी में आ जाते हैं ये। तो कैल्शियम कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो CaOH वोल्ट ट्वाइस, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, CaOH वोल्ट ट्वाइस निकलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दिस इज लेस वायलेंट देन टू ऑफ द अल्कली मेटल। ये विग्रस रिएक्शन नहीं होती। जो सोडियम वाली होती है या फिर पोटेशियम वाली हमने देखी, वो बहुत विग्रस रिएक्शन होती है, लेकिन कैल्शियम वाली इतनी विग्रस रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। एंड लेस रिएक्टिव मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है, तो नॉर्मल कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनको हमें रिएक्ट करवाना पड़ता है। कैसे रिएक्ट करवाते हैं हम इनको, दे कैन रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम के साथ हम इनको रिएक्ट करवाते हैं, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो स्टीम के साथ इनको हम रिएक्ट करवाते हैं। Okay, so now there is another topic, aqua regia. एक्चुअली मेटल्स की जो रिएक्शन है, चाहे ऑक्सीजन के साथ हो, वाटर के साथ हो या और भी सारी चीज़ों के साथ है, तो वो आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए बीच में ना मैंने कुछ टॉपिक्स डाल रखे हैं। जैसे पहले वाले में मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड डाल दिया था उसके बारे में, अब मैंने यहाँ पे एक्वा रीजिया का टॉपिक डाल दिया। ये आपकी बुक में भी है, लेकिन मैंने बीच में इसलिए डाल दिया है ताकि वो एक बोरिंग सा ना लगे वो सब चीज़, ठीक है। तो एक्वा रीजिया के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्वा रीजिया होता क्या है। बेसिकली एक्वा रीजिया क्या होता है, वो 3:1 HCl टू HNO3 को जब हम 3:1 की रेशो में जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्वा रीजिया बन जाता है। इनको जब हम 3:1 की रेशो में मिक्स करते हैं तो एक्वा रीजिया बन जाता है, ठीक है। एक्वा रीजिया इज हाईली कोरोसिव, फ्यूमिंग एंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड, ठीक है, इन द रेशो 3:1। 3:1 की रेशो में जब हम करते हैं, ठीक है। अभी किस चीज के लिए फेमस है ये, जो है नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करता है। जब जैसे कि जो गोल्ड होता है, कुछ लोग उसकी धुलवाई करवाते हैं तो एक्वा रीजिया का सोल्यूशन ही यूज करते हैं। जो मतलब सुनार होते हैं वो एक्वा रीजिया का सोल्यूशन यूज करते हैं गोल्ड को साफ करने के लिए, ठीक है। गोल्ड और प्लेटिनम को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, लेकिन एक्वा रीजिया जब उसकी सफाई में यूज होता है तो वो मतलब थोड़े से अमाउंट में ही यूज करते हैं, वरना वो तो पूरा ही गोल्ड डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो इतना करते हैं कि सिर्फ उसकी जो गंदगी है वो डिसॉल्व हो जाए उसमें, ठीक है। और फिर भी उसके साथ कुछ गोल्ड पार्टिकल्स भी जो है एक्वा रीजिया वाले पानी में चले जाते हैं, ठीक है। इसको रॉयल वाटर भी बोला जाता है, बिकॉज इतने रॉयल मेटल्स की धुलाई में यूज हो रहा है, इसलिए इसको रॉयल वाटर भी बोला जाता है, ठीक है। अभी गोल्ड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो गोल्ड इज जनरली रेसिस्टेंट टू एसिड्स। गोल्ड जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि ये वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एक्वा रीजिया। तो फर्स्ट जो यूज है एक्वा रीजिया का वो है डिसॉल्विंग द नोबल मेटल्स, यानी कि एक्वा रीजिया गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल को डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि जो ज्वेलर्स होते हैं वो एक्वा रीजिया का यूज करते हैं गोल्ड को साफ करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज अ क्रूशियल प्रोसेस लाइक गोल्ड रिफाइनिंग एंड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लैटिनम फ्रॉम ओर्स। प्लैटिनम को उसके ओर्स से, ओर्स क्या होते हैं, ओर्स मतलब जिसमें गैंग पार्टिकल तो आपको पता ही होगा, एक होता है मेटल और मेटल के साथ क्या होते हैं, गैंग पार्टिकल्स होते हैं। गैंग पार्टिकल्स मतलब गंदगी। तो एक्वा रीजिया जो है वो प्लैटिनम के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है, प्लैटिनम को उन गैंग पार्टिकल से अलग करने में यूज होता है, ठीक है। फिर हमें प्योर प्लैटिनम मिल जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट यूज है डिसॉल्विंग द नोबल मेटल्स एंड सेकंड यूज है क्लीनिंग द लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स क्लीन करने के लिए एक्वा रीजिया यूज होता है। It is sometimes used in the cleaning laboratory
glassware that has been contaminated with organic metals or metal residue, especially when dealing with the gold or platinum. जैसे कि मतलब हमें पता है कि नॉर्मली मतलब जो ये है एक्वारीज है वो गोल्ड और प्लेटिनम के लिए यूज होता है, तो इसलिए लेबोरेटरी में ऐसे बेसिक लेबोरेटरी में नहीं, जो साइंटिफिक लेबोरेटरीज होती हैं, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज होती है, तो वहाँ पे गोल्ड और प्लेटिनम जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो किसी मतलब ये ऑर्गेनिक मेटल्स मटीरियल्स ऑर्गेनिक मेटल्स हैं, तो जब ये किसी लेबोरेटरी आइटम्स पे जब मतलब चिपक जाते हैं तो इसको अलग करने के लिए एक्वारीजिया का यूज होता है। ठीक है, तो अब हम वापस से आ जाते हैं अपने मेटल वाले टॉपिक पे। तो अब हम पढ़ रहे थे मेटल की रिएक्शंस, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मेटल की रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। When metals react with a salt solution, they typically undergo displacement reaction. Displacement reaction होता है जब metal salt solution के साथ react करता है, ठीक है। Where a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. ठीक है, और इसका जो मतलब सिंटेक्स है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द मेटल बी गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल बी प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, ठीक है। तो जिंक जो है वो कॉपर की प्लेस पे जाएगा और कॉपर जो है वो जिंक की प्लेस पे जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हमने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तब हमने बहुत डिटेल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। सो आई होप कि ये मतलब दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी इसको। तो ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा रिएक्ट करता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है, ठीक है। बस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखना कि मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, जो अभी तक जो हमने पढ़ा उन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आइए इनको सॉल्व करते हैं, और जो आगे का जो चैप्टर है खास करके एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पार्ट 2 इस चैप्टर का उस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने पीछे मेटल्स के बारे में पढ़ा था, तो कौन सा मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स हमें पता है कि बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसका आंसर है आयरन। आयरन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आयरन एक ऐसा मेटल है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। जब हम मेटल्स पढ़ रहे थे तो ये टॉपिक आया था कि कौन सा मेटल जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। मरकरी, मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और मरकरी कहाँ कहाँ पे हमें यूज होता है, थर्मोमीटर्स में हम देखते हैं मरकरी होता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी का लेवल उसमें बढ़ता जाता है, बिकॉज मरकरी लिक्विड होता है, इसलिए मरकरी कहाँ पे यूज होता है, थर्मोमीटर्स में, ठीक है। गोल्ड, आयरन और कॉपर ये लिक्विड नहीं होते, मरकरी होता है लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, what is the primary reason for metals being good conductor of electricity। metals जो है वो good conductor of electricity तो होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, राइट, वो एक साथ में होते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। और लिक्विड्स के थोड़े से दूर होते हैं पार्टिकल्स, और गैसेस के तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। इसलिए मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाती हैं, बिकॉज दे हैव द हाई डेंसिटी, बट ऑल्सो दे हैव द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसका आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द हाईली रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन द केरोसिन। जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और केरोसिन में स्टोर होता है। और एक और मैं इसकी आपको खासियत बताना चाहती हूँ कि ये नाइफ से भी हम इसको काट सकते हैं, इतना मतलब सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट मेटल होता है कि हम नाइफ से भी इसको काट सकते हैं। तो इसका आंसर है सोडियम, ठीक है। सोडियम ऐसा मेटल होता है जिसको हम केरोसिन ऑयल में हम इसको रखते हैं, बिकॉज अगर हम इसको बाहर रखेंगे तो ये मतलब कभी कभी आग भी लग जाती है, इसमें इतना रिएक्टिव होता है, ठीक है। और इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसको नाइफ से भी काट सकते हैं, ठीक है। बाकी आयरन तो सॉफ्ट होता नहीं है, लेड भी नहीं और जिंक भी नहीं, सोडियम इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच मेटल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। वायर्स बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है।